हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल रेप्लिकेशन यानी प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन। पिछले वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन का सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने रेप्लिकेशन कहाँ संपन्न होता है, किन किन विधियों द्वारा संपन्न होता है, कौन से मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सुझाए गए थे, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं, कौन सी दिशा में संपन्न होता है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन 4 स्टेज में संपन्न होता है। पहली है इनिशिएशन यानी प्रारंभन, दूसरा है अनवाइंडिंग यानी विकुंडलन, तीसरा है इलोंगेशन यानी विस्तारण, और चौथा है टर्मिनेशन यानी समापन। इन 4 विधि द्वारा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन संपन्न होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इनिशिएशन, प्रारंभन। हम ये जानते हैं कि ई कोलाई का क्रोमोसोम सर्कुलर द्विकुंडलित होता है। ई कोलाई के डीएनए में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। उस जगह को, उस स्थान को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और ये 245 बेस पेयर लंबा होता है। यहाँ पर सर्वप्रथम एक प्रोटीन आकर जुड़ती है जिसको इनिशिएटर प्रोटीन कहते हैं। इसका दूसरा नाम DNA भी होता है। ये प्रोटीन जिस जगह पे जुड़ती है वहाँ से डीएनए को थोड़ा सा खोल देती है। खोलने का मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज कर देती है, जिसके बाद हेलिकेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर जुड़ती है, जो आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इनिशिएटर प्रोटीन की बात करें तो वह प्रोटीन जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर आकर जुड़ती है तथा डीएनए को थोड़ा सा खोल देती है, जिसके कारण हेलिकेज और एसएसबी प्रोटीन आकर आगे की प्रोसेस को पूरा करती है। इसको हम डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। हमने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने थीटा मॉडल के बारे में पढ़ा था, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। यहाँ पर डीएनए सबसे पहले खुलता है, डीएनए प्रोटीन आकर डीएनए को थोड़ा सा खोलती है। उसके बाद में हेलिकेज और एसएसबी प्रोटीन आके जुड़ती है, और बाकी के एंजाइम आगे की प्रोसेस को पूरा करते हुए डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू करते हैं। वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली होता रहता है लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, और जिस स्ट्रैंड पर या जिस सूत्र पर डीएनए का रेप्लिकेशन खंडों में संपन्न होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन द्विदिशीय या बाई डायरेक्शनल होता है। आगे हम बात करें अगली प्रोसेस का या अगले चरण की बात करें तो अनबाइंडिंग आता है। अनबाइंडिंग में जब डीएनए थोड़ा सा खुल जाता है उसके बाद में हेलिकेज एंजाइम डीएनए को थोड़ा और खोल देता है, और एसएसबी प्रोटीन आके सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के ऊपर जुड़ जाती है। डायग्राम में हम ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये DNA प्रोटीन है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे आकर जुड़ जाती है तथा डीएनए को थोड़ा सा खोलती है। इसके बाद हेलिकेज एंजाइम डीएनए को आगे की प्रक्रिया शुरू करता है, डीएनए को थोड़ा और खोलता है, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होने के बाद में उसके ऊपर एसएसबी प्रोटीन आकर जुड़ जाती है। एसएसबी प्रोटीन
टेट्रामर फॉर्म में आकर जुड़ती है, यानी 4 इसकी यूनिट एक साथ आकर जुड़ती है और ये प्रोटीन डीएनए को वापस द्विसूत्री बनने से रोकती है। आगे की बात करें हम तो डीएनए गायरेज एंजाइम ऐसे प्रोटीन जुड़ने के बाद में आता है। ये डीएनए गायरेज डीएनए के अंदर जो टेंशन उत्पन्न हो जाता है, जब डीएनए को खोलते हैं तो डीएनए की दोनों दिशाओं में दोनों सिरों पर बल पड़ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, ये डीएनए है, यहाँ से डीएनए खुलता है, यहाँ से मैंने डीएनए को खोल दिया। यहाँ से डीएनए को खोलने से डीएनए के इन दोनों सिरों पर बल पड़ जाता है, अति कुंडलन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए। इसको भी हमें कम करना ज़रूरी है, क्योंकि सुपर कोइलिंग होने के कारण डीएनए में बल पड़ जाते हैं और डीएनए का स्ट्रैंड टूट भी सकता है। तो सुपर कोइलिंग को कम करने के लिए डीएनए गायरेज एंजाइम आता है, जो यहाँ दोनों जगह जुड़ के डीएनए की सुपर कोइलिंग को कम करता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, टाइप फर्स्ट टोपोआइसोमेरेजेज और टाइप सेकंड टोपोआइसोमेरेजेज। टाइप फर्स्ट टोपोआइसोमेरेजेज केवल एक सूत्र पर कट लगा के डीएनए की सुपर कोइलिंग को दूर करते हैं और टाइप टोपोआइसोमेरेजेज सेकंड डीएनए के दोनों सूत्रों पर कट लगा के सुपर कोइलिंग को कम करते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा चरण संपन्न होता है। यहाँ इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, ओरिजिन ऑफ साइड से हम लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर डीएनए प्रोटीन इसको थोड़ा सा खोल देती है, उसके बाद में हेलिकेज आता है, हेलिकेज के बाद में एसएस प्रोटीन आती है और डीएनए गायरेज इधर दोनों दिशाओं में सुपर कोइलिंग को कम करते जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा डीएनए यहाँ से खुल जाता है। तो ये अगले चरण के लिए तैयार हो जाता है। अगले चरण में फिर इसका एलोंगेशन होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और रेप्लिकेशन शुरू करेगा। तो अगले चरण की बात करते हैं। अगला चरण है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है, सर्वप्रथम एलोंगेशन को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का सिंथेसिस करता है, लेकिन उसकी एक कमी है, वो खाली डीएनए सूत्र पर नया डीएनए नहीं बना सकता। जैसे मैं बात करूं, ये 2 डीएनए स्ट्रैंड है, 3 से 5 और ये 5 से 3। अब ये खोल दिया गया, ये मान लो ये इतना खुला हुआ है, किसके द्वारा खुला है, हेलिकेज के द्वारा। उससे पहले थोड़ा सा किसने खोला, डीएनए प्रोटीन है, तो ये खुला हुआ है। हम ये मान के चले, मैं आगे इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें ये 3 से 5 है, ये 5 से 3, 2 दिशाओं में ये हम डीएनए की बेसिक संरचना पढ़ चुके हैं। डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से एंटी पैरेलल होती है। जिधर एक सूत्र का 3OH होता है, उसके विपरीत दूसरे सूत्र का, उसके सामने दूसरे सूत्र का 5 सिरा होता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे इस खाली सूत्र पे डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए सूत्र का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को नया डीएनए बनाने के लिए, नया डीएनए सूत्र बनाने के लिए 3OH सिरा मुक्त अवस्था में चाहिए। यानी पहले हमें एक ऐसे एंजाइम की आवश्यकता होगी जो एंजाइम 3OH पे यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर जोड़ दे, जिसके लास्ट में 3OH ग्रुप उपलब्ध हो, और इस 3OH ग्रुप के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता हुआ रेप्लिकेशन शुरू करेगा। इधर भी 3H पे ये प्राइमरी की हमें आवश्यकता होगी और यहाँ भी ये 3OH ग्रुप यहाँ हमें मुक्त अवस्था में मिलेगा। ये भी हमें पता है डीएनए का रेप्लिकेशन 5 से 3 दिशा में हमेशा होता है। तो 3 एंड पे यहाँ पे ये 5 एंड हो गया, तो 5 से 3 दिशा में आगे चलता जाएगा। इसके लिए हमें
प्राइमेज की आवश्यकता होगी। प्राइमेज क्या करेगा, एक छोटा 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करेगा और उसको 3 सिरे पर यहाँ पर जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम करेगा और मुक्त 3OH सिरे पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू कर देगा। यदि प्राइमर की हम परिभाषा देखें तो एक आरएनए का एक ऐसा छोटा भाग जो डीएनए के ऊपर होता है तथा 3OH ग्रुप उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा रेप्लिकेशन शुरू होता है या जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते हैं। प्राइमेज की परिभाषा हम देना चाहें तो वो एंजाइम जो आरएनए का एक छोटा टुकड़ा सिंथेसिस करता है, किसके ऊपर, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। तो ये प्राइमेज किस प्रकार का एंजाइम हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए के ऊपर निर्भर ऐसा आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के ऊपर निर्भर रहता है, डीएनए टेम्पलेट से आरएनए का निर्माण करता है। आगे हम बात करते हैं इस डायग्राम की। तो डायग्राम में आप देख सकते हो आराम से, यहाँ पे हमें अच्छे से पता चल रहा है डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है। 2 स्टैंड बात कर चुके हैं हम, लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड। चूँकि दोनों दिशाओं में संपन्न होता है इसलिए हमारे पास 2 लीडिंग स्टैंड होंगे और 2 ही लैगिंग स्टैंड होंगे। हेलिकेज हमेशा लैगिंग स्टैंड पे जुड़ता है, ये भी हम बता चुके हैं। यहाँ पे ये प्राइमर जुड़ते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, प्राइमर है। प्राइमर जुड़ने के बाद में डीएनए का सिंथेसिस शुरू होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 द्वारा, और वो डीएनए का सिंथेसिस शुरू कर देता है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन आगे बढ़ता है, हम देख रहे हैं लीडिंग स्टैंड पे डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यू संपन्न होता है, यहाँ देख रहे हो आप, और लैगिंग स्टैंड पे डीएनए का सिंथेसिस टुकड़ों में संपन्न होता है, और इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, हम इन टुकड़ों को कहते हैं। आगे हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेजेज। बैक्टीरिया के अंदर 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो यह पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और हटाता है वहाँ से, दोबारा फिर वहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। प्रत्येक डीएनए पॉलीमरेज में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी पाई जाती है। 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पाँचों एंजाइम में पाई जाती है। पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब है पाँचों एंजाइम डीएनए का सिंथेसिस कर सकते हैं। हम जानते हैं डीएनए का सिंथेसिस 5 से 3 डायरेक्शन में होता है, तो इसको हम कहते हैं 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये पाँचों एंजाइम पाई जाती है। एक एक्टिविटी होती है 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियेज का मतलब है एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट लगाना, बाहरी सिरे से मुक्त अवस्था से एक एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हुए अलग करना। पॉलीमरेज फर्स्ट में एक्टिविटी पाई जाती है, सेकंड में पाई जाती है, थर्ड में पाई जाती है, फोर्थ और फिफ्थ में नहीं पाई जाती है। इस एक्टिविटी द्वारा क्या काम किया जाता है, मान लो कि डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया गया। यदि गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाता है, यदि गलत बेस पेयरिंग हो जाती है, तब क्या होता है, वापस उसको उठाना होता है, रिमूव करना होता है। तो 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियेट एक्टिविटी द्वारा न्यूक्लियोटाइड को वापस रिमूव किया जाता है और सही न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे जोड़ा जाता है। तीसरी एक्टिविटी है 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ये एक्टिविटी स्पेसिफिक होती है और ये केवल पॉलीमरेज फर्स्ट में पाई जाती है। इसके द्वारा ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो आरएनए प्राइमर को भी वहाँ से रिमूव करना होता है। आरएनए प्राइमर को रिमूव केवल पॉलीमरेज फर्स्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी पाई जाती है और इसी के द्वारा आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि आरएनए प्राइमर में 3OH से सिरा मुक्त नहीं होता है, इसलिए 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की आवश्यकता होती है।
आगे हम देखते हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो आरएनए प्राइमर को कैसे हटाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को हटाता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये 5' है, ये 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जिसके द्वारा ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड और ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड इसको यहाँ से हटाता है और यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 5 एंड और 3 एंड जो यहाँ पर कट रह जाता है, जो यहाँ पर स्थान रह जाता है, उसको नहीं जोड़ पाता, और उसको जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए लाइगेज की। किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बीच में जो स्थान बच जाता है उसको भरता है और उसके बाद पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। यदि हम टर्मिनेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद में डीएनए लाइगेज ने जो खाली स्थान बचते हैं आरएनए प्राइमर रिमूव करने के बाद में उसको भर देता है डीएनए लाइगेज, तो डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है। क्योंकि अभी तक डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में नया बना स्ट्रैंड अलग नहीं हुआ है, और डीएनए को रोकने के लिए भी एक विशेष प्रकार के साइट की या एंजाइम्स की या प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसको हमें डीएनए को रेप्लिकेशन को हमें रोकना होता है ताकि दोबारा इसका रेपिटेशन ना हो, या जितना हमें चाहिए उतना ही डीएनए बने, या डीएनए का एक कॉपी बने, 1.5 कॉपी नहीं बने, 2 कॉपी नहीं बने, तो टर्मिनेशन डीएनए का आवश्यक होता है। ई कोलाई में डीएनए को टर्मिनेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनल सीक्वेंस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं TER साइट, और यहाँ पर एक प्रोटीन आके जुड़ती है जिसको हम कहते हैं TUS प्रोटीन, टर्मिनेशन प्रोटीन TUS प्रोटीन कहते हैं। ये TUS प्रोटीन TER साइट पे आके जुड़ के कॉम्प्लेक्स को बनाती है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन पूरा संपन्न होता है। जैसे ये वर्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए, इससे हमें 2 वर्ताकार डीएनए प्राप्त होते हैं। रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद में यहाँ से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हमारे पास 2 वर्ताकार सर्कुलर डीएनए हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन संपन्न होता है, जो 4 चरणों में पूरा होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद पूरा देखने के लिए। अगली क्लास में हम यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।